सुल्तान था जिसने सार्वजनिक रूप से होली के त्योहार में भाग लिया था। ये पहला ऐसा सुल्तान है। फिरोज शाह की जो माँ थी वो हिंदू थी। अब इसका क्या रहा, जिंदगी भर इसने है ना अपने अब तो एक हिंदू माँ से पैदा हुआ है और एक शासक बनना है और शासक बना है, लेकिन एक हिंदू होने के बाद अब आप मुस्लिम शासक बन रहे हो तो आपको एक कट्टर मुस्लिम बनना होगा। आपको कट्टर मुस्लिम बनना होगा कि जो इसके पुराने शासक हैं उनसे भी खतरनाक रूप लाया जाएगा। ब्राह्मण को छूटती, महिला बच्चों को छूटती, ठीक है, महिलाओं को छूटती, विकलांग को छूटती और वृद्धों को छूटती गई थी। ये भिखारी भी इसी दिन में आते हैं कि इन सबसे पहला आपका फतेहाबाद, यहाँ पे आपका फतेहाबाद हरियाणा, दूसरा आपका फिरोजाबाद यूपी में है और जौनपुर आपका आपका फिरोजपुर ये आपका पंजाब में है और हिसार आपका हरियाणा में है और फिरोजपुर आपका। हेलो फ्रेंड, तो मैंने आपको बताया लास्ट वाली क्लास आपकी रही है जो सल्तनत काल से ही टॉपिक था, तो उसमें अभी आपका जो रह गया था आपका तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इस क्लास में हम आपको तुगलक वंश और लोधी वंश और सैयद वंश और लोधी वंश देखते हैं। तो मैं हूं पारस संत, आपके लिए इसी चैनल पर डेली पैट की क्लास लेकर आ रहे हैं और साथ के साथ ही इसी चैनल पर शाम के टाइम हम करंट अफेयर क्लास लेकर आते हैं और पॉलिटी की क्लास स्पेशल अलग चल रही है। जो ये बैच है तो स्पेशल पैट का है, वैसे पॉलिटी क्लास स्पेशल अलग चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास अलग स्पेशल चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल जितने हमें ज़रूरत है एग्जाम ओरिएंटेड हम उतना पढ़ रहे हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है, पूरी क्लास देनी है, इसी चैनल पे आप हमारी क्लास देख सकते हैं। पॉलिटी की आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्लास चल रही है और वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है कितना डिफरेंट। क्योंकि हमें यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक रह गया है इसमें कौन सा है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है। 1414 ईस्वी तक रहा है, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। इसका संस्थापक है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी। 1320 से लेकर 1325 ईस्वी का टाइम पीरियड किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसका वास्तविक नाम भी आप गाजी मलिक बोल सकते हो या आप बोल सकते हो इसकी उपाधि है गाजी मलिक, ठीक है। ये कह सकते हो या तो इसकी वास्तविक नाम या उपाधि गाजी मलिक, ठीक है। नेक्स्ट, इसने देखो इसके बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई, इसने जो था सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त कराई थी, ठीक है। इसने नहरों का निर्माण कराया। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाया था। जो तुगलकाबाद नाम का शहर बसाया वो किसने बसाया था दिल्ली के निकट, ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। इसका अगला, इसमें जो अगला है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो वास्तविक नाम है जूना खां या फ़क्र खां या जौन शाह भी बोलते हैं इसे, फ़क्र खां, जौन शाह या जूना खां। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जितने भी आप सुल्तान पढ़ोगे, जितने आपने सुल्तान पढ़े हैं और पढ़ोगे, ठीक है, उन सब में सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पढ़ा हुआ व्यक्ति था ये। कौन, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। देखो ये अब जब व्यक्ति को एक लिमिट से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, इसे ना इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त था, बहुत ज़्यादा इसने पढ़ाई की थी हर क्षेत्र में, तो इससे ना वहाँ की जनता बड़ी परेशान थी, क्योंकि इसने पढ़ाई की थी। इसे पता है अगर आप यहाँ गलत हो भाई, अगर आप यहाँ गलत हो तो ये बताएगा। देखो जैसे मैं हूँ, मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक अच्छी नॉलेज होगी, तो मैं उसी जब भी तो आपको इतना बता पा रहा हूँ ना कि यहाँ से केवल इतना पढ़ो इस एग्ज़ाम में यहाँ से इतना पढ़ो, इतना ही आएगा। अब कुछ क्या होगा कि यार ऐसे ही पढ़ा रहा है फालतू में, इतना आएगा, केवल इतने से हो जाएगा कुछ। हर तरह के व्यक्ति हैं, वो कहेंगे क्या इतने से हो जाएगा, भाई साहब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आप इतना पढ़ तो लो। पेट में अगर आपका इतने से ना हो तो मुझसे कहना पेट दे के आने के बाद कि इतने से नहीं हुआ। तो व्यक्ति को नॉलेज होने के बाद वो उसमें से क्या करता है, बताता है कि हाँ यार इतना ज़रूरत है। देखो मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, तो मैं एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस के बाद आपको बता पा रहा हूँ कि इन एग्जामों में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो दूसरा इसके बारे में जान लो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सार्वजनिक रूप से होली के त्योहार में भाग लिया था। ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने सार्वजनिक रूप से होली का त्योहार मनाया था, ठीक है। इसके बारे में कई सारी चीज़ कही जाती है। इसके बारे में जो अंत विरोधी का मिश्रण बोला जाता है, इसे बोला जाता है रक्त पिपासु भी बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु,
और दूसरा ऐसे विचारों वाला व्यक्ति कि यार बहुत ज़्यादा सोचता है। रक्त पिपासु क्यों बोला गया? यहाँ की जो जनता थी, इसकी जो जनता थी, ये उन्हें हमेशा परेशान रखता। परेशान मतलब ऐसे नहीं मारता था पीटता था, मतलब कि आपने यार ये गलती कर दी, ऐसा क्यों करा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करो, इस तरह से ये कहता था। तो ये कहता यार तुमने मेरा खून पी रखा है। जनता कहती यार इसने हमारा खून पी रखा है, कैसे भी करके यार ये चला जाए, यहाँ से खत्म हो जाए जो भी है। दूसरा इसे विचारों वाला व्यक्ति बोलते थे, विचारों वाला व्यक्ति, ठीक है। इसे पागल सुल्तान भी कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा गया है। पूछा जाता है रक्त पिपासु किसे कहा जाता था, ठीक है, या पागल सुल्तान किसे कहा जाता था, या विचारों वाला व्यक्ति किस सुल्तान को कहा जाता था, या सर्वाधिक बौद्धिक सुल्तान कौन था? तो सब का सब आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है। इसने इसके समय 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता, ध्यान रखना, मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, भारत आया था। अब देखो अगर यही क्लास हमारी सेपरेट, हम हिस्ट्री की ही क्लास देख रहे होते, सेपरेट हिस्ट्री जो चल रही है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, वहीं पर अगर एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होते। अब मैं आपको ये बताता इब्न बतूता आया क्यों था। तो इब्न बतूता एक काजी था, मतलब इस्लाम के धर्म का ज्ञाता, ठीक है। तो इस्लाम के धर्म का ज्ञाता था, इसे बुलाया किसने था, ये जो आया था, क्यों आया था यहाँ पर एक काजी बनने के लिए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ टाइम बाद लगा कि ये यार अच्छी कम जानकारी रखता है थोड़ी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, तो कहता है कि इससे थोड़ी कम प्राप्ति है, ज्ञान कम जानता है, तो इसे कुछ टाइम बाद ज्ञान से भेज दे, अपने दरबार से भेज देता है वापस, ठीक है, चीन भेज देता है वापस इसे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो इतना ध्यान रखो किसके दरबार में इब्न बतूता आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। किससे आया था? 1333 में। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ये सबसे विद्वान शासक था, इसे खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र की जानकारी थी, ठीक है। इसे विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, ठीक है, तर्कशास्त्र की जानकारी थी। दूसरा इसने दिल्ली देखो अब इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ी सी। इसे कई सारी भाषाएं आती थी, अरबी, फारसी, संस्कृत, अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा हुआ ज्ञाता था। और ये कविता भी लिखता है, आप गुलरुखी नाम से मिल जाएगा आपको आगे पढ़ने के, गुलरुखी नाम से ये कविता भी लिखता है जो, ठीक है। अब देखो इसके बारे में आपको बता दूं, इसने क्या करा, जब ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था तो नए नए एक्सपीरियंस करता था, नए नए एक्सपीरियंस करता था। अब इसने जब नए नए एक्सपीरियंस किए तो क्या हुआ, इसने जो इसके कई सारे असफल प्लान है, असफल प्लान देखते हैं जो बोलते हैं असफल प्लान। इसने सबसे पहले क्या करा, राजधानी स्थानांतरण किया, राजधानी स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद। ये किया था इसने 1317 ईस्वी में, 1327 में। ये जो किया था इसने 1327 में किया था, 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। अब देखो इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित तो कर दी, क्यों? क्योंकि ये चाहता था जो दौलताबाद है देवनागरी महाराष्ट्र में पड़ता था, पुणे महाराष्ट्र में जो दौलताबाद, कि एक तो हमारे यहाँ से सामाजिक और राजनीतिक समीकरण अच्छे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दूसरा ही कि इसका ये था कि मैं जब उधर जाऊँगा, ठीक है, जब मैं उस तरफ साउथ की तरफ चला जाऊँगा तो वहाँ से पैसा लेकर आऊँगा, ये चीज़ थी। अब क्या हुआ कि जब ये वहाँ पे गया, राजधानी स्थानांतरित की, वो एक तरह से असफल हुआ। सबसे विवादास्पद निर्णय रहा था इसका, सबसे विवादास्पद निर्णय कि यार दिल्ली इतना ठीक ठाक है, केंद्र है, आप वहाँ से राजधानी कहाँ लेके जा रहे हो, दिल्ली यहाँ, और कहाँ यहाँ ले आए आप सीधे इतने नीचे, क्या मतलब था, ठीक है। तो ये सब इसका क्या असफल प्लान था, ठीक है। और दूसरा ये था कि इस टाइम एक शासक था मतलब इस टाइम एक मंगोलों के शासक, जो मंगोल आक्रमणकारी थे, उनसे सुरक्षित होने के लिए, तो एक तो कारण इसका था पैसा लेकर आना है वहाँ से, दूसरा ये था मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित होने के लिए इसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ठीक है। और दूसरा ये भी सोचता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो इस्लाम का प्रचार भी कर दूंगा, इस्लाम का प्रभाव भी बढ़ा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो फेल होने का कारण सबसे ज़्यादा इसका ये रहा, जो अधिकारी थे इसके यहाँ, जो जिन अधिकारियों को लेकर गया था अपने साथ, उन्हें ना घर की याद आने लगी। वही चीज़ हुआ जो सिकंदर के साथ हुई थी, वही चीज़ जो सिकंदर के साथ हुई। लेकिन सिकंदर के साथ चलने वाली सेना इतनी जल्दी हार नहीं मानी थी, इतनी जल्दी उसे घर की याद नहीं आई थी। लेकिन इन्हें तो शायद कुछ टाइम ही रहे, उसके बाद इन्हें तुरंत ही घर की याद आने लगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद ही जो इसके साथ सेनापति गए थे, जो अधिकारी गए थे, उन्हें घर की याद आने लगी। और दूसरा यह था, दिल्ली में ना भ्रष्टाचार बढ़ चुका था, दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, और इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, जो सबसे विवादास्पद जो निर्णय था कौन सा, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण करना, और जो पूर्णतः असफल रहा। दूसरा इसने क्या करा, प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई, प्रतीकात्मक
मुद्रा चलाई, ठीक है, प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई। प्रतीकात्मक जब इसने देखो प्रतीकात्मक जब मुद्रा चलाई, अब उसका क्या हुआ, उसमें ये दिक्कत आई इसके प्रतीकात्मक मुद्रा चलाने से कि उसकी ना डुप्लीकेट मुद्रा मार्केट में आ गई, उसकी डुप्लीकेट मुद्रा मार्केट में आ गई, ठीक है, उससे फिर दिक्कत हुई, वो भी असफल हुआ इसका प्लान, ठीक है। इसने कृषि विभाग की स्थापना, ये कृषि विभाग दीवान ए आमिर कोही की स्थापना की थी। ध्यान रखना, दीवान ए आमिर कोही की स्थापना किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है। अगला देखते हैं फिरोज शाह तुगलक 1391 से 1388 ईस्वी तक, 1351 से 1351 से 88 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक। ये कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है। इसने मोहम्मद बिन तुगलक मतलब जूना खां, जूना खां किसका नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक का मैंने लिखा है, की याद में जौनपुर शहर बसाया था। जो जौनपुर शहर है वो किसकी याद में बसाया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जूना खां की याद में बसाया था, ठीक है। अब इसके बारे में देखो क्या बातें हैं, फिरोज शाह के बारे में एक बात जान लो। फिरोज शाह है ना, फिरोज शाह की जो माँ थी वो हिंदू थी, फिरोज शाह की जो माँ थी वो हिंदू थी। अब इसका क्या रहा, जिंदगी भर इसने है ना अपने, अब देखो एक हिंदू माँ से पैदा हुआ है और इसे एक शासक बनना है और शासक बना है, लेकिन एक हिंदू होने के बाद अब आप मुस्लिम शासक बन रहे हो, तो आपको ये चीज़ करनी होगी कि आपको एक कट्टर मुस्लिम बनना होगा, आपको कट्टर मुस्लिम बनना होगा कि जो इसके पुराने शासक हैं उनसे भी खतरनाक रूल लाया जाएगा। देखो अब से पहले जो जजिया कर था सबसे पहले जजिया कर लगाया जा रहा था, लेकिन उसमें 5 लोगों को छूट थी। देखो किसे किसे, एक तो बूढ़े को, बच्चों को, महिलाओं को, भिखारियों को, देखो बूढ़े बच्चे, ब्राह्मण बूढ़े बच्चे, ठीक है, महिलाएं और विकलांग, इन 5 वर्गों को छूट थी। ब्राह्मण को छूट थी, बच्चों को छूट थी, ठीक है, महिलाओं को छूट थी, विकलांग को छूट थी और वृद्धों को छूट दी गई थी, ठीक है। भिखारी भी इसी रेंज में आते हैं, ठीक है, इन सबको छूट दी गई थी। लेकिन अब जब ये कट्टर मुस्लिम बना, तो इसने क्या करा, इसने ना ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगवा दिया। इसने कहा भाई साहब ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगेगा, और कहा यहाँ तक जाता है कि इसने ब्राह्मणों को जिंदा जलवा दिया था। किसने ब्राह्मणों को जिंदा जलवा दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। क्यों, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो हिंदू थी, ठीक है। इसने ज्वालामुखी मंदिर तोड़ा, फिरोज शाह तुगलक ने, हिंदू था, देख लो हिंदू था, लेकिन इसने मुस्लिम बनने के लिए ज्वालामुखी मंदिर तोड़ा। इसने ब्राह्मणों को जिंदा जलवा दिया, इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया था, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ठीक है। इसने तीर्थ यात्रा पर भी कर लगाया, तीर्थ यात्रा कर जो लगाया गया, इसने तीर्थ यात्रा कर भी लगाया था। तीर्थ यात्रा कर पहली बार किसने लगाया, ध्यान रखना, तीर्थ यात्रा कर पहली बार किसने लगाया अगर पूछा जाए, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। इसने मुस्लिमों के ऊपर भी जकात लगा दिया, जकात एक धार्मिक कर है, जकात एक धार्मिक करता है, इसने मुस्लिमों के ऊपर भी लगा दिया था, ठीक है। तो इसने बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, ठीक है। दूसरा ये, इसने मेरठ व टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवा लिए थे, मेरठ व टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवा लिए थे, ठीक है। इसने हब ए सर्व नाम का एक सिंचाई विभाग निर्मित कराया था। इसने हब ए सर्व नाम का हब ए सर्व सिंचाई विभाग, हब ए सर्व नाम का सिंचाई विभाग निर्माण कराया था, ठीक है। इसने कुतुब मीनार की 4th मंजिल व 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। इसने कुतुब मीनार की 4थी व 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट इसके बारे में देख लो। इसके टाइम पे ना फेमस सिक्के हैं कुछ, जो सबसे फेमस है वो ससगामी है, ससगानी, ठीक है, ससगानी भी बोलते हैं, ससगानी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ज़्यादा समझ लेना। 2 और हैं, भिक और अद्दा, लेकिन जो सबसे फेमस था वो ससगानी था, ससगानी सबसे फेमस था। दूसरा और है, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसने ना सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को जॉब दी थी, इसने सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को जॉब दी थी, और इसने ही अधिकतम नहरों का निर्माण कराया था। अधिकतम नहरों का अगर पूछ लेते तो पहली नहर का निर्माण किसने कराया, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर बात ये आ जाए, क्वेश्चन ये बन जाए अधिकतम नहरों का निर्माण किसने कराया, तो भाई साहब फिर आपका फिरोज शाह तुगलक जाएगा, ठीक है।
इसने कई सारे शहर बसाए हैं। देखो फिरोजाबाद आपका, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, देखो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया ना, जौनपुर भी लिखवाया और फिरोजाबाद नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, एक लिख लेना आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ। इसने फिरोजाबाद नाम का शहर बसाया, फतेहाबाद नाम का शहर बसाया, जौनपुर नाम का शहर बसाया, फिरोजपुर नाम का, फिरोजपुर आपको पंजाब में पड़ेगा, ठीक है, ऊपर वाले तीनों आपके यूपी में हैं, और फतेहाबाद आपका हरियाणा में है। तो फतेहाबाद आपका हरियाणा में, ठीक है, फिरोजपुर आपका यूपी में, जौनपुर आपका यूपी में, ठीक है, फिरोजपुर आपका पंजाब में, हिसार आपका हरियाणा में, और फिरोज शाह आपका कोटला में। ये इसने शहर बसाए थे किसने? 7, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। एक बार आप बैक करके देख लेना, लिख रहे हो तो लिख लेना, जरूरी है, ठीक है। मेरा रह गया था, मेरे ध्यान नहीं रहा उस टाइम, मैंने छोड़, अभी मेरे याद आया, तो ये सातों के साथ आप लिख लेना। कौन सा? पहला आपका फतेहाबाद, कहाँ पे? आपका हरियाणा, फतेहाबाद हरियाणा। दूसरा आपका फिरोजाबाद, ये आपका यूपी में है, और जौनपुर आपका, ये भी यूपी में है, ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट है फिरोजपुर, ये आपका पंजाब में है, और हिसार आपका हरियाणा में है, और फिरोज शाह आपका कहाँ पर? कोटला में, ठीक है। ये सारे शहर बसाए थे इसने, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसने 1200 बागान लगवाए थे, 1200 बागान लगवाए थे, ठीक है। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात नाम की इसने स्थापना की थी। दीवाने खैरात विभाग किसके लिए? भिखारियों के लिए और जो विधवा महिला थी उनके लिए, ठीक है, भिक्षुकों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए इसकी स्थापना की थी। दिल्ली के निकट दार उल सफ़ा अस्पताल बनवाया था, दिल्ली के निकट एक अस्पताल बनवाया, दार उल सफ़ा नाम का एक अस्पताल बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक है? 1414 से 1451 तक है, 1414 से आपके 1451 तक आपका कौन सा है? सैयद वंश। तो सैयद वंश के बारे में आपको बता दूं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है सैयद वंश के बारे में, और सैयद वंश के बारे में पूछा भी बहुत ही कम जाता है, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम यहाँ तो क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, सीधा पूछ लिया जाता है संस्थापक कौन है? खिर्ज खां है, या खिर्ज खां का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 14 से 21 तक का है। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड 14 से लेकर 14 से 51, ये भी पूछा जा सकता है। इसने खिर्ज खां था, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ठीक है, सुल्तान की उपाधि नहीं ली इसने, उपाधि इसकी थी रैयत आली, रैयत आली। अगला जो शासक है मुबारक शाह, मुबारक शाह जो रहा था इसका 1421 से लेकर 1434 तक, 1421 से लेकर 1414। तो ये कौन है? मुबारक शाह खिर्ज खां का पुत्र था, ठीक है। और दिल्ली के निकट मुबारकाबाद नाम का शहर बसाया था इसने, एक ध्यान रखना बस, मुबारकाबाद नाम का शहर बसाया, मुबारकाबाद नाम का शहर, कहाँ? दिल्ली के निकट बसाया था, मुबारकाबाद नाम का शहर बसाया कहाँ पर? दिल्ली के निकट। एक ये पहला ऐसा सुल्तान था, ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने हिंदू जमींदारों को, इसने हिंदू जमींदारों को दरबार में नियुक्त किया था, ये पहला ऐसा सुल्तान था। अगर क्वेश्चन नहीं बन जाए, पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दरबार में हिंदू जमींदारों को नियुक्त किया था? आपका कौन था? मुबारक शाह। इस वंश का अंतिम शासक है मोहम्मद शाह, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन। इस वंश का अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से लेकर 51 तक, ठीक है। इसे बहलोल लोदी ने मार डाला था। जो इस वंश का अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1451, इसे बहलोल लोदी ने मार दिया था, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा वंश था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट लोधी वंश। लोधी वंश क्या है? सल्तनत का आखिरी वंश है, पहले बता दूं, लोधी वंश सल्तनत का आखिरी वंश है, 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। इस वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ी सी बात जान लो। ये ना एक उस तरह का व्यक्ति है कि भाई साहब, जो कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब बराबर हैं, सबको बराबर मानूंगा मैं। तो ये उस तरह का व्यक्ति, ये कहता है कि मैं राजा हूँ, मैं सुल्तान हूँ, लेकिन मैं कभी भी गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं सुल्तान हूँ लेकिन मैं कभी भी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ये उस तरह का व्यक्ति था। जहाँ इसके दरबारी बैठा करते थे, जहाँ इसके अमीर जो अमीर थे, जो मंत्री थे, वो बैठा करते थे नीचे, वहीं उन्हीं के बराबर में ये नीचे बैठा करता था हमेशा। और उन्हें मसनद ए आमिर बोला करता था, मसनद ए आमिर बोला करता था। नेक्स्ट आपका इसमें अगला है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, इसका टाइम है 1489 से लेकर 1570 तक, 1489 से लेकर 1517 तक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आप जान लो। इसने ना
आगरा राजधानी स्थापित, इसने पहली बात तो आगरा शहर बसाया था 1504 में, इसने आगरा शहर बसाया। और इसने क्या करा, आगरा जब शहर बसाया तो उसे ना राजधानी बना दिया। आगरा शहर बसाया, वह राजधानी बनाया, राजधानी, राजधानी बना लिया उसे, वह राजधानी बना लिया किसे, आगरा शहर को। ठीक है, 1504 में इसने माप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदी प्रारंभ किया। एक माप के लिए, माप करने के लिए गजे सिकंदी नाम की एक प्रणाली लेकर आया था। बस गजे सिकंदी नाम की प्रणाली कौन लेकर आया, सिकंदर लेकर आया था। क्या काम था, माप के लिए। ठीक है, इसने आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था, जिसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा, फरंगे सिकंदरी रखा था। ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। पूछा जाता है गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी लिखा करता था। ठीक है, और जो गजे सिकंदरी जो मापन प्रणाली, भूमापन प्रणाली थी। ज़्यादा ये मत सोचना कपड़ा मापते हो क्या मापेंगे, भूमापन प्रणाली है। ठीक है, भूमापन प्रणाली है। इसकी अगर इसकी कुछ एक प्रसिद्ध किताब है सिकंदर की लोधी की, लहजत ए सिकंदरी। इसकी प्रसिद्ध किताब है एक लहजत ए सिकंदरी, लहजत ए सिकंदरी, लहजत ए सिकंदरी। संगीत की किताब है। ठीक है, संगीत की किताब है। ठीक है, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो गई गले की बीमारी से। गले की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। ठीक है, अगला है इब्राहिम लोधी, इस वंश का आखिरी शासक। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था। 1517 से लेकर 1526 तक, 1517 से लेकर 1526 तक ये इब्राहिम लोधी कौन है, सिकंदर लोधी का पुत्र है। तो इब्राहिम लोधी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में दो युद्ध हैं। पहला है खतौली का युद्ध 1517 से 1518 में हुआ था इब्राहिम लोधी के बीच और राणा सांगा के बीच। ठीक है, राणा सांगा के बीच। तो इसमें इब्राहिम लोधी हारा, राणा सांगा जीता पहले में ही। फिर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध मतलब वही जो बाबर आया है, जो मुगल वंश आने वाला है। देखो बाबर को इसके जो विरुद्ध बुलाया था इसके चाचा है। ठीक है, इसके चाचा है, चाचा जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था इसके खिलाफ। ठीक है, ये कहा जाता है, देखो ये कहता है कौन, दौलत खान लोधी, कि मैं बुला रहा हूँ बाबर को तेरे खिलाफ भाई। लेकिन बाबर, जब बाबर लिखता है बाबरनामा में, वो कहता है कि मुझे राणा सांगा ने बुलाया था। अलग अलग स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए बाबरनामा के अनुसार बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ किसने बुलाया था, तो राणा सांगा ने बुलाया था। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन आए कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को किसने बुलाया था, तो इसके चाचा दौलत खान लोधी ने बुलाया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखना। ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, 12 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम और बाबर के बीच बाबर जीता, इब्राहिम को मैदान पे ही मार दिया। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं आपको अभी जो मुगल आएगा हमारा उसमें बातें करूंगा, यहाँ तो नहीं कर रहा क्योंकि कोई फ़ायदा भी नहीं है यहाँ बातें करने से। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पूर्ण से समाप्त हो गई। जो दिल्ली सल्तनत है पूर्ण से समाप्त हो गई। वह भारत में नई सत्ता की शुरुआत हुई जिसका नाम मुगल सत्ता था। ठीक है, तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत था। मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा टॉपिक को कम करना, मर्ज करना। ठीक है, जिससे कि कम रहे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड फ़ायदा दे एग्जाम के हिसाब से। तो ऐसा नहीं आप पता चले कि देखो पढ़े जा रहे हो। अभी आप यही पढ़ने बैठोगे ना, यही आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली सल्तनत करने बैठ रहे हो भाई साहब, 2-3 दिन निकल जाएंगे, कर लो। अगर आपको लगता है आपके पास 2-3 दिन है तो बिल्कुल करो। लेकिन एग्जाम अगर देना है तो एग्जाम के हिसाब से तो इतना पढ़ लो, कम पढ़ो, सिलेक्शन लो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, सिलेक्शन लेने पे फोकस होना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसे रिसर्च करनी है, भाई पहले ही बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करने वाला है तो वो रिसर्च कर सकता है। रिसर्च करने के लिए पहले आप 12th कर लिए तो 12th के बाद BA करो, हिस्ट्री में करनी है तो हिस्ट्री से BA करो, फिर MA करो, फिर PhD करो। ठीक है, उसके बाद थीसिस लिखो। ठीक है, तो रिसर्च करो उस पर, जिन लोगों को रिसर्च करनी है। लेकिन जिन्हें सिलेक्शन लेना है, पढ़ो चुपचाप, एक बार नहीं 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो। एक वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो। बस प्रैक्टिस करो, तो कम में ज़्यादा। कुछ हम करते हैं मेहनत, कुछ आप करो और सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।